हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स का साथी। आई होप आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इस बार हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मैं एक बार आपको एक सजेशन देता हूं कि जो मैंने बर्ड्स आई व्यू वाला एक नोट बनवाया था जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी था, तो उसमें प्लीज एक बार आप जाके वो मार्क्स का वेटेज चेक कर लेना। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के साथ, जो एग्जाम में कैरी करेगा लगभग 36 मार्क्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता हूं कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहां पर तो मैं वीडियो में आपको अच्छे से नोट्स बनवाऊंगा और बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे बिल्ड करूंगा। बट एट द सेम टाइम आप लोग प्लीज घर जाके उन नोट्स को रिवाइज करो और मैक्सिमम अपने हाथ से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, बिकॉज तभी आप एग्जाम में अच्छा एक स्पीड मेंटेन कर पाओगे और टाइम पर अपने एग्जाम को खत्म कर पाओगे। बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको पहले एक इसका अगेन एक आपको बर्ड्स आई व्यू देता हूं, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट में मेरे काफी सारे चैप्टर्स हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं पार्टनरशिप अकाउंट्स। एंड लेट्स जस्ट क्विकली सी कि हमारे पास अभी इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें धीरे धीरे कवर करने हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। ओके, सबसे पहले कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स का। राइट, फंडामेंटल्स ये आपका बहुत क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि सारे आपका जो बेस बनेगा ओवरऑल पार्टनरशिप अकाउंट्स आपका कितना स्ट्रांग होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि आप फंडामेंटल्स वाले चैप्टर्स पे कितनी पकड़ बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे, इसके नंबर ऑफ वीडियोस भी थोड़े ज्यादा होने वाले हैं। बट अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपके लिए आने वाले चैप्टर्स एक केक वॉक रहने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड वाला चैप्टर होने वाला है मेरा गुडविल। ओके, थर्ड विल बी और रिकॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बट अगेन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉन्स्टिट्यूशन। Fourth is your admission of partnership, admission when a new partner enters a partnership firm. Next will be your retirement. Then second last chapter will be your death of partner, and the last one would be dissolution. ठीक है, अरे सर ये तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हम लोग इतने सारे कैसे कवर करेंगे, और हम इन सारे चैप्टर्स को मिला के सिर्फ 36 मार्क्स बनते हैं। हाँ देखो बच्चों, मार्क्स तो 36 बनते हैं, बट इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, फंडामेंटल्स करने के बाद, गुडविल करने के बाद, और एक टॉपिक है एडमिशन, ये करने के बाद जो इसके बाद जो बाकी के चैप्टर्स है ना, मोर और लेस आपको लगेगा कि जो एडजस्टमेंट्स हैं या मैक्सिमम जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है और जो भी हमें उसमें क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व करना है वो मोर और लेस सिमिलर है। ठीक है, काफी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट एडमिशन के बाद ना ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें सिमिलर सी दिखने वाली हैं। बट अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि फंडामेंटल्स वाले चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये स्ट्रांग हुआ तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत सिंपल होने वाली है। तो एक बार इसको प्लीज अच्छे से गो थ्रू करना। ये टोटल 7 चैप्टर्स हैं जो आप पार्टनरशिप अकाउंट्स में कवर करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली माय फंडामेंटल्स। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। मेरी राइटिंग देख के प्लीज ये मत बोलना कि सर आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था, आप तो गलत ही सीए बन गए। ठीक है, प्लीज बेयर विद इट। अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं थोड़ा धीरे लिख लूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है उसमें। चलो, सबसे पहले बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल वाला पार्ट, इस वीडियो पे मैं थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज भी दूंगा पार्टनरशिप के बारे में। रीजन बीइंग क्योंकि अगर आप अपना इस बार आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपके एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंड उसके लिए आपको थियोरी पे भी फोकस करना उतना ही जरूरी है। क्योंकि क्या है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर आपने गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन आगे तक बिगड़ जाएगा। थियोरेटिकल टॉपिक में क्या है, अगर आपका एमसीक्यू सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, गलत है तो गलत है। जिस बच्चे ने चैप्टर के बीच में सारे थियरी को भी अच्छे से पढ़ा है ना, उसके चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे टू स्कोर मच हायर मार्क्स देन उस बंदे से जिसने थियरी पे फोकस नहीं किया है। क्योंकि अब एमसीक्यू में
डीप डाउन उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थियरी में से काफी सारे क्वेश्चन बिल्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन, क्या आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि पार्टनरशिप क्या है? देखो सर, नाम से ही पता चल रहा है ना कि पार्टनरशिप, पहली बात तो वो बिजनेस है जहां पे एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पार्टनरशिप कौन सा बिजनेस है? जहां पे एक से ज्यादा पर्सन दे कम टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर बिजनेस। ये हो गया एक लेमन टर्म्स में, बट इसको मैं थोड़ा सा आपको, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जो कि इस पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स को गवर्न करता है, तो पहली बात तो यही हो गई सर कि पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है। पार्टनरशिप का जो गवर्निंग एक्ट है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके सर, नोटेड। पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारा गवर्निंग एक्ट होने वाला है, और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है धीरे 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 जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपको समझ में आएगा, बट उससे पहले मैं आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। ओके, सो इसको पॉइंटर्स में हम लोग लिखते हैं। पार्टनरशिप इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, लाइक आई सेड, टू और मोर पर्सन्स who come together to carry on a business। डेफिनेटली सर चैरिटी करने तो नहीं बैठे हैं, हर इंसान को पैसा कमाना है, तो हर कोई बिजनेस करने के लिए आया है। सो रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कैरी आउट अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर पहली की 2 लाइन तो समझ में आई, बट उसकी बाद की समझ में नहीं आई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आराम से लिख के इसकी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करता हूं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो रिलेशन between two or more persons to carry on a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि एक से ज्यादा बंदे, टू और मोर पर्सन्स जब आते हैं टू कैरी ऑन अ बिजनेस, उसको पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। ये कैसे रजिस्टर होता है, इसका लीगल स्टेटस क्या होता है? हम इसको रजिस्टर कराते हैं एज अ पार्टनरशिप फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर अब ये बताओ, ये जो आप लिख रहे हो ना, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, इसका मतलब बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या मतलब सर? देखो बच्चों, बताता हूं। मान लो मैं एज अ फ्रीलांसर एक काम करता था, मैं एक सीए कंसल्टेंसी देता था, मैं अपने क्लाइंट्स को, उनको इनकम टैक्स असेसमेंट में हेल्प करता था, उनके जीएसटी केसेस में हेल्प करता था, नॉर्मल उनकी रिटर्न फाइलिंग वगैरह में हेल्प करता था। बट धीरे धीरे ना मैंने इस बिजनेस में बहुत मेहनत करी और अब मेरे पास जो क्लाइंटेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो मैंने अपनी क्या करा, कुछ फेलो फ्रेंड्स को बोला कि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कि भाई चलो हम तीनों मिलके ना एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ना बिजनेस बहुत बढ़ गया, मेरे पास क्लाइंट्स बहुत ज्यादा आ गए, तो अब अकेले से मेरे से बिजनेस नहीं संभल रहा है। और हमने मिलकर एक फर्म स्टार्ट करी, एज यूजुअल कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए, XYZ एंड कंपनी या सीए फर्म। ठीक है सर, अब इसमें 3 पार्टनर हैं, X, Y एंड Z। X वो था जिसने इनिशियली ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। इस एग्जांपल में मान लो कि मैं X हूं, ठीक है, और Y और Z क्या हैं? उसके फ्रेंड्स हैं जो वो भी CA हैं। अब तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, बट हुआ क्या कि Y और Z है ना, उनका ऑलरेडी अपना थोड़ा बहुत बिजनेस है और उन्होंने एक छोटी मोटी जॉब भी करते हैं, बट मैं अपनी फुल टाइम प्रैक्टिस में हूं। तो हम Y बोलता है कि यार मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है इस बिजनेस को देने के लिए, बट हाँ मैं डेफिनेटली एज अ पार्टनर एडमिट हो जाऊंगा और बीच बीच में लेट्स से वीकेंड्स पे टाइम दे दूंगा। Z बोलता है कि हाँ मैं भी पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा, Y से डेफिनेटली ज्यादा टाइम दूंगा, बट Y तो बहुत ही कम टाइम देगा, वो वीकेंड्स पे टाइम देगा। तो टेक्निकली इस भाषा में क्या बोलते हैं, X एंड Z आर एक्टिव पार्टनर्स और Y क्या है? नॉट एन एक्टिव पार्टनर। ठीक है, बट जो भी इस पार्टनरशिप फर्म से हम लोग कंसल्टेंसी देने वाले हैं और उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा डेफिनेटली एक एग्रीड रेशियो में बटेगा। और जो भी, अगर मान लो मेरी फर्म ने कुछ भी गलती कर दी, ठीक है ना, क्लाइंट का केस फंस गया इनकम टैक्स में और हमने कुछ गलत उसको एडवाइस दे दी जिसकी वजह से उसकी लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई, तो क्या एक्स ने अगर मान लो ये केस लड़ा अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, वाई और जेड उसमें थे भी नहीं, तो क्या बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे? कहीं ना कहीं बिल्कुल होंगे सर। मान लो ये सीए फर्म डूब जाती है, ठीक है ना, साल भर हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी
बट धीरे 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 हमारे हाथ से क्लाइंट्स चले गए और हमारी फर्म लॉस में चली गई, तो क्या इसका भुगतान सिर्फ एक्स करेगा? क्या जितने भी लॉसेस है क्या एक्स कवर करेगा? नहीं सर, तीनों कवर करेंगे। चाहे एक्स एक्टिवली सीए फर्म में काम कर रहा था, बट वो क्या कर रहा है, एज अ प्रिंसिपल एक्स अपने एक्ट से बाकी लोगों को बाइंड कर रहा है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है दूसरा सिनेरियो जहां मैंने बोला कैरिड ऑन बाय ऑल, तीनों ही बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और इस फर्म को बढ़ा रहे हैं। सो कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है कि तीनों बंदे बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, तीनों पार्टनर्स, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि एक्स मेहनत कर रहा है, वाई और जेड बहुत लिमिटेड टाइम दे रहे हैं, बट एक्स अपने एक्ट से बाकी वाई और जेड दोनों पार्टनर्स को बाइंड कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। डेफिनेशन एक बार आप लोग भी अपनी बुक में पढ़ लेना। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले आता है टू और मोर पर्संस। डेफिनेटली सर, एक से ज्यादा बंदे आएंगे तभी पार्टनरशिप फर्म का नेचर फॉर्म होगा, बिल्कुल। अब जब मैं बात करता हूं टू और मोर पर्संस, क्या आप लोग क्यूरियस नहीं हो इस चीज को सोच के, यार सर एक बात बताओ, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स आ सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में? इसका भी आंसर कहीं ना कहीं हमारे लॉ में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा एक कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। यस सर, सुना तो है, बिल्कुल सुना है। इनफैक्ट हमारा वॉल्यूम 2 इसी के बारे में ही है, बिल्कुल सर। सो कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं सेक्शन 464, जो बेसिकली पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू प्रिस्क्राइब, सीजी लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विच कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है सर, पावर दे दी। अभी कितना है? सो पावर सेक्शन 464 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम 100 पार्टनर्स प्रिस्क्राइब कर सकती है, बट फॉर द टाइम बीइंग, ये है मैक्सिमम, सबसे ऊपर वाली लिमिट, बट फॉर द टाइम बीइंग जो अभी लिमिट सेट है वो है 50। जो प्रेजेंट सीलिंग लगाई हुई है वो है 50 पार्टनर्स की, ठीक है ना। तो आपको एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, राम श्याम एंड घनश्याम फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, सो एज पर द रेलेवेंट लॉ प्लीज टेल अस हाउ मेनी मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड। तो प्लीज 100-3 मत करके आना बच्चों, ये सेक्शन 464 ने बोला हुआ है कि 100 प्रिस्क्राइब हो सकते हैं, बट अभी फॉर द टाइमिंग जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल जो लिमिट सेट करी हुई है वो 50 करी हुई है। तो अगर 3 पार्टनर्स फिलहाल हैं किसी फॉर्म में, तो मैक्सिमम कितने एडमिट हो सकते हैं? 50 - 3 विच इज 47। तो प्लीज ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप थियरी पे फोकस नहीं करोगे ना तो आप इस एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो तभी मैं बोल रहा हूं कि थियरी को भी उतनी ही इज्जत दो जितने आप प्रैक्टिकल पार्ट को देने वाले हो, ठीक है। तो पहला फीचर हुआ टू और मोर पर्संस, ठीक है सर, पहला फीचर होता है मेरा टू और मोर पर्संस। सेकेंड चीज, चलो इसको मैं साइड कर देता हूं। अब बताओ सर सेकेंड फीचर क्या होगा पार्टनरशिप फर्म का? एक सेकेंड फीचर आता है माइनर के बारे में। माइनर कौन होता है सर? वो बंदा जिसकी एज अभी 18 ईयर्स से कम है। तो सर एक बात बताओ, माइनर एक छोटा सा बच्चा चिंटू, क्या चिंटू पार्टनर बन सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म में? बिल्कुल बन सकता है सर, एक्ट ने पावर दी हुई है, बट क्या उसके पास सारी लाइबिलिटी वो शेयर करेगा? नहीं। इसमें एक कैच है छोटा सा बच्चों, इसमें कैच क्या है कि माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा लेगा। अगर सीए फर्म को लॉस हो जाते हैं या किसी भी XYZ पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है तो माइनर विल नॉट बी लायबल फॉर लॉसेस, ही विल शेयर ओनली द प्रॉफिट्स। एंड सेकेंडली, जब उसकी एज 18 ईयर्स की हो जाएगी तो विद इन 6 मंथ्स उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। अगर विद इन 6 मंथ्स वो कंसेंट नहीं देता तो हम मान लेंगे कि ऑटोमेटिकली उसने अपनी कंसेंट दे दी है और अब वो प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस के लिए भी लायबल हो जाएगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि माइनर जब 18 ईयर्स का हो जाएगा तो उसको विद इन 6 मंथ्स ही डिसाइड करना होगा कि अब उसको एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है सर। सो क्रक्स यही रहा कि माइनर डेफिनेटली पार्टनर बन सकता है, 18 ईयर्स का नहीं है तब भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस में हिस्सा नहीं लेगा। 18 ईयर्स का होने के बाद, यानी कि अब वो मेजर बन चुका है, विद इन 6 मंथ्स उसको डिसाइड करना होगा कि वो पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत अच्छे सर। अब पार्टनर बन कौन सकता है? डेफिनेटली वो बंदा जिसका दिमागी हालत ठीक है, यानी कि अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, अ पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, प्लस ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसके पास उतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए टू कैरी ऑन दैट बिजनेस। जिस नेचर के लिए आप वो पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो उसके लिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन को क्या आप अपने फर्म में लाना चाहोगे? डेफिनेटली नहीं लाना चाहोगे ना। तो वही चीज है, ठीक है। थर्ड आता है मेरा पार्टनरशिप डीड। सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है?
बच्चों एक बार इसका डिक्शनरी मीनिंग देखो आप लोग, आपको इसी से ही क्लियर हो जाएगा। डीड का मतलब है कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट। ठीक है सर, अब इसी से एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पार्टनरशिप फॉर्म सिर्फ रिटर्न एग्रीमेंट के तहत रजिस्टर हो सकती है? नहीं सर, पार्टनरशिप जो है मेरी ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ रिटर्न एग्रीमेंट। क्यों सर? आज मैंने एग्रीमेंट कर लिया तो इससे मेरे को फायदा क्या होगा? कल को कोई भी डिस्प्यूट आता है ना, मेरा पार्टनरशिप डीड इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है एक एक चीज को लेके, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, बट वो कब काम आता है? वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आता है। फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स इट इज always and always advisable to get a written agreement। ठीक है, तो एक ये चीज आ जाती है मेरी क्या, कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के टाइम में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और चौथा क्या हो गया? अगेन प्रिंसिपल एजेंट वाला बात। प्रिंसिपल एंड एजेंट कहने का मतलब एक पार्टनर बाकी पार्टनर को अपने एक्ट से बाइंड भी कर सकता है एंड एट द सेम टाइम वो सारे एक साथ मिलकर भी धंधा चला सकते हैं। इस पे मैंने बहुत अच्छे से टाइम डिवोट किया है, तो प्लीज एक बार आप जाके बुक में भी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप रिवाइज करना। ठीक है, चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? अभी तक हमने पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी, कौन सा एक्ट उसको गवर्न करता है वो देखा, और एक बार हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप भी देख लिए। अब इसके बाद क्या करना है सर? एक काम करते हैं, अब ये प्रिंसिपल एंड एजेंट के बाद ना हम लोग एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे जंप करेंगे और फटाफट से दोबारा थियरी पे आएंगे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल पार्ट से ना आपको बहुत एक अच्छा बर्ड्स आई व्यू मिलेगा कि आने वाले न्यूमेरिकल पोर्शन को हम कैसे कैरी ऑन करने वाले हैं। ठीक है सर, बट अगेन उस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको एक बार थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं, एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, जो आजकल चल रहा है, आजकल आप लोग बहुत करते हो ना, पीओवी, वही। तो एक बार लीगल पीओवी को भी समझो और दूसरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोग आगे अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करोगे और कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेरी पार्टनरशिप फर्म एंड माई पार्टनर्स आर वन एंड द सेम एंटिटी, यानी कि दोनों सेम है। पार्टनरशिप फर्म एंड माई पार्टनर्स लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। और इसका लॉजिक क्या दिया है? इसका लॉजिक ये दिया है कि पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कभी भी लॉसेस हो जाते हैं ना, तो ये पार्टनर्स पर्सनली लायबल होंगे उन लॉसेस को बेयर करने के लिए, इसलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रहेगा। बट अब बात करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बेसिस पे मेरे को आगे अपनी पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैरी ऑन करनी है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेपरेट है। क्या मतलब सर? पार्टनरशिप फर्म को अलग नजरिए से देखो, पार्टनर्स को अलग नजरिए से देखो। ओके सर, देख लिया, बट प्लीज एलैबोरेट, कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं बच्चों कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो भी हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं, वो हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है बच्चों? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। कभी भी हमेशा अर्जुन की आंख को क्या दिखना चाहिए कि फर्म पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है ना, अभी मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा तो आपको इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी को कैरी ऑन करते हुए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्राम के थ्रू अभी क्लियर कर देता हूं। चलो, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड, मिलके एक सीए फॉर्म स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई जेड एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब मेरे को ध्यान से देख के एक बात बताना, अभी मैंने आपको समझाया कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, अब सोचो, इनिशियली जब पार्टनर्स ने ये सीए फॉर्म स्टार्ट करी तो डेफिनेटली उनको पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो मानो हर पार्टनर ने मिलके 2-2 लाख रुपए एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर लगाए। स्टार्ट ऑफ द ईयर ले लेते हैं 1 अप्रैल 2024। चारों ने 2-2 लाख रुपए इन्फ्यूज करे बिजनेस में। ठीक है ना सर, कैपिटल इन्फ्यूज करी। ठीक है ना, ये हो गया फर्म, ये तीनों हो गए मेरे पार्टनर्स। ठीक है सर, कैपिटल कौन लगाएगा? पार्टनर्स लगाएंगे फर्म में। ठीक है ना,
तो आप क्या बोलेंगे कि फर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है तो फर्म को ये पैसा पार्टनर से मिला है। अब पार्टनर्स क्या कहते हैं कि यार पूरे साल मेरा ये पैसा ब्लॉक्ड था, फर्म को मैंने दिया है, फर्म चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए पैसा डाला है, बट यही सोचो अगर ये पैसा मैं एफडी में लगा देता, बैंक में लगा देता, तो 6-7% मेरे को ब्याज मिल जाता। तो पार्टनरशिप फर्म भी यही बोलती है, पार्टनरशिप एक्ट भी यही बोलता है कि जो ड्यूरिंग द ईयर जितना जितना भी आपका कैपिटल इन्वेस्टेड था, आउटस्टैंडिंग कैपिटल, आउटस्टैंडिंग क्यों बोल रहा हूं आगे आपको समझ में आएगा, उस कैपिटल पे मैं आपको ईयर एंड पे डेफिनेटली एक इंटरेस्ट भी दूंगा। तो जो भी कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई उस पे फर्म उनको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या ये फर्म की इनकम है, क्या ये खर्चा है? ध्यान से सोचना, पार्टनर्स ने पैसा लगाया फर्म में, अब ये फर्म इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर्स को उस कैपिटल पे, तो सर ये क्या है, फर्म के लिए ये खर्चा है। क्योंकि ये खर्चा है तो ये डेबिट साइड में आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। सर आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला, ये क्या है बताता हूं बच्चों, धीरे धीरे बताता हूं, ठीक है ना। अभी आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। तो अभी हमने ये जो ट्रांजैक्शन समझी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझी, ये हमने समझी पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। दूसरा, अब क्या हुआ, पार्टनर्स को कुछ काम के लिए पैसा चाहिए था और अभी उनके पास पैसा नहीं था, बट उन्होंने अच्छा खासा कैपिटल फर्म में लगा रखा था। तो मान लो वाई ने क्या बोला, वाई ने बोला यार मेरे को पैसों की जरूरत है, तो फर्म ने ये पैसा वाई को दे दिया, क्योंकि फर्म में अच्छा खासा पैसा वाई ने लगा रखा था। मान लो 50,000 रुपए फर्म ने ये पैसा वाई को दे दिया, ठीक है। तो वाई के लिए क्या हुई, ड्रॉइंग्स, फर्म ने ये पैसा वाई को दिया है, ठीक है ना। अब फर्म बोलेगी यार एक बात बताओ, फ्री में तो मैं ये दूंगी नहीं, अगर ये पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देती तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिलता। अब क्योंकि जब तुम मेरे अंदर कैपिटल लगा रहे हो, मैं उस पर तुम्हें इंटरेस्ट दे रही हूं, अगर मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रही हूं साल में, तो मैं भी तो डिमांड करूंगी उस पर इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो अब वाई को भी ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म को बिल्कुल देना पड़ेगा सर। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब एक चीज आप दिमाग में बिठा लो बच्चों, अब हम सोच रहे हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये फर्म का इनकम है या ये उसका एक्सपेंस है? सर इनकम ही तो हुआ, क्योंकि ये पैसा फर्म ने दे दिया, अब ये फर्म रिकवरी कर रही है। बिल्कुल, मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि जो भी ट्रांजैक्शन आपको सोचनी है, अर्जुन को हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। बिल्कुल सर। अब एक बात बताओ मेरे को, अब ये पार्टनर्स हैं सर, अपनी नॉलेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग लेंगे? नहीं सर, इनको हम लोग सैलरी भी देते हैं, ठीक है ना, इनको हम लोग बोनस भी देते हैं, ठीक है ना। और मान लो ये कैपिटल चलाने के लिए पार्टनर्स के नीचे, अब जैसे हम एक बिग फोर का एग्जांपल लेते हैं, पार्टनर्स वहां पे फाइनेंशियल्स को साइन करते हैं, बट हायरार्की में पार्टनर सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, उसके नीचे आता है डायरेक्टर, फिर आते हैं सीनियर मैनेजर्स, डेप्यूटी मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स। सो पार्टनर्स का काम तो क्या है, साइन करना, बट इस धंधे को चलाने के लिए पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, क्या सिर्फ पार्टनर चला लेगा? नहीं सर, वो डेफिनेटली काफी सारे एम्प्लॉइज को रखता है। तो मान लो कि इस सीए फर्म में ना इन्होंने एक मैनेजर भी रखा हुआ था, मैनेजर भी तो अपना कमीशन या अपनी एक सैलरी डिमांड करेगा। बिल्कुल सर। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सैलरी भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, बोनस भी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, किसी भी तरीके का सैलरी मैनेजर का वो भी खर्चा है, किसी भी टाइप का कमीशन अगर अब फर्म दे रही है वो भी उसके लिए खर्चा है सर। बिल्कुल सर, खर्चा ही है। तो क्रक्स क्या है, ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग का पीओवी। इस हिसाब से सोचोगे ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं आपको फटाफट जो पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम लोगों को अकाउंट्स बनाने हैं, फटाफट उसकी एक ब्रीफिंग देता हूं, ठीक है। उससे पहले 11th का आपको फटाफट से एक रिवाइज कराता हूं, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे सर, बिल्कुल बनाते थे, ठीक है। जल्दी से एक टी बेस्ड एक अकाउंट आपको बना के दिखा रहा हूं। यहां क्या लिखते थे सर, यहां लिखते थे हम लोग बाय सेल्स, यहां लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल सर, ठीक है ना, टू परचेजेस। आई होप ये आपको सब याद होगा, ये आपका 11th का ये अकाउंटिंग है, मैं बस इसको एक्सटेंड करके बता रहा हूं। बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये होते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे, ठीक है ना। ठीक है सर, ये आपने डाला, यहां सेल लिख दिया, यहां क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया,
ये मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैरी ऑन कहां हो जाता है सर, फिर हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अपना P&L अकाउंट। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ गया मेरा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बिल्कुल सर आ गया। अब यहां पे मैं अपने सारे इनकम्स लिख दूंगा, बिल्कुल सर। अभी मैं फटाफट से यहां पे बाय इनकम्स लिख रहा हूं, अभी मैं इसका ब्रेकअप नहीं दिखा रहा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना है। टू मेरे सारे एक्सपेंसेस, प्लीज नोट, प्लीज नोट, ये सारे जितने भी मेरे खर्चे हैं ना, ये हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या मतलब सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स? कहने का मतलब बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब है कि अगर मेरे पास उतना प्रॉफिट नहीं है, मान लो मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट आया 100 रुपए, बट मेरे खर्चे होगा 110, तो भी यहां मैं 110 दिखाऊंगा और यहां पे लॉस करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये खर्चे तो मेरे को इनकर करने ही करने हैं। एक बिल्डिंग का रेंट भरना है, वो रेंट लैंडलॉर्ड तो आ जाएगा ना, भाई रेंट भरो, मेरे को क्या मतलब तुम्हारा क्लाइंटेल डेवलप नहीं हो और तुम्हारी इनकम आनी स्टार्ट नहीं हुई, मैं तो महीने के एंड पे आके तुमसे रेंट ले जाऊंगा, मेरे को मतलब नहीं है। क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये देखेगा कि तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है? वो तो आ जाएगा ना सर अपना पैसा लेने के लिए, बिल्कुल सर। तो वो जितने भी खर्चे, इररिस्पेक्टिव कि मेरे बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, अगर मैं खर्चे अपनी बुक्स में डाल रहा हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ माय प्रॉफिट्स, दोज आर कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। यानी कि ये खर्चे तो मेरे को अपनी बुक्स में दिखाने ही दिखाने हैं, क्योंकि ये खर्चे मैं इनकर कर ही रहा हूं, इन खर्चों को मैं अपनी बुक्स में दिखाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। सो दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट था मेरा 100, इनकम हुई 20, ठीक है, और मेरे एक्सपेंसेस हुए मान लो 40, ठीक है। सो ये मेरा आ गया टू नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना हुआ सर? 80 हो गया, ठीक है। यहां मैंने अपनी बुक्स क्लोज किए, 120, 120, ठीक है सर। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या है? अब इसी P&L अकाउंट का एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या है सर? अब ये जो आप 80 का फिगर दिख रहे हो ना बच्चों, ये जो 80 का फिगर दिख रहे हो, P&L अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? P&L अप्रोप्रिएशन में हम लोग बस इस 80 का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से हमने किया है अमंग पार्टनर्स, और जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में होने वाली कुछ इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं वो ही दिखाते हैं। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ना बोल के मैं बोलूं रादर अप्रोप्रिएशन होंगे, वो आउट ऑफ दिस 80 ही होने वाले हैं, ठीक है। प्लीज बियर विद द बैकग्राउंड नॉइज, ये मैं अपने घर पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलो ठीक है सर। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम लोग 3 टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं। पहला क्या होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके सर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। दूसरा हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये भी आगे फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, इसको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे मैं आपको ये समझाता रहूंगा। एंड तीसरा फुल एंड फाइनल माय बैलेंस शीट। ये तो सर इससे थोड़ी ना बच पाओगे, ये तो स्टेट ऑफ अफेयर्स दिखाते हैं ईयर एंड पे, ये तो हमें बनाना ही है। तो अभी हम लोगों का फोकस अगली क्लास में होगा P&L एप्रोप्रिएशन पे। एक बार मैं आपको एक टी अकाउंट इसको बना के दिखा देता हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और किस किस तरीके से हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं चीजों को। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन सर वही जो P&L से लेके आए थे 80, बिल्कुल ठीक है सर। यहां पे मैं क्या लिखता हूं? यहां पे मैं अपनी इनकम दिखाता हूं। अब ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्या सर? ये बन रहा है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताओ क्या है ये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? मेरी इनकम है तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब सर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब होता है सर? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है कि इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होगा, इनकम घटने पे या एक्सपेंस इनकर करने पे डेबिट होगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर P&L एप्रोप्रिएशन अगर मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेरे लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, तो एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन या क्रेडिट हो गया ना, बिल्कुल, और मैंने अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को यहां इनकम साइड में दिखा दिया। दूसरा होता है मेरा खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी टू बोनस टू कमीशन। बहुत बढ़िया सर। टू, और दिखा दो खर्चे। मान लो हमने डाल दिया डिविजिबल प्रॉफिट से पहले, मान लो हमने टू रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स में हमने कुछ पैसा डाल दिया, और फाइनली टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या है सर? डिविजिबल प्रॉफिट्स वो है बच्चों जो हम
फाइनली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है ना। मान लो टू डिविजिबल प्रॉफिट्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट और जेड का कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर, बहुत अच्छे, ठीक है ना। टू बोनस, टू कमीशन, टू रिजर्व्स। अभी ये क्लास जो थी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ फीचर्स के बारे में थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी खर्चे आप यहां देख रहे हो। चलो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, लेफ्ट साइड में मैंने सारे खर्चे जॉट डाउन कर दिए हैं। क्यों कर दिए सर? हम सोच रहे हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो खर्चे होने पे डेबिट होगा। एंट्री क्या हुई? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल दीज एक्सपेंसेस, ठीक है सर। फाइनली तो मैंने आपको बता दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है एंड दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ माय पीएनएल अकाउंट, जहां पे मैंने जो 80 रुपए का मेरा प्रॉफिट आया था उसका अप्रोप्रिएशन यहां पे दिखा दिया। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। सो अगली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। कई बार पार्टनरशिप डीड कुछ कुछ चीजों को लेकर साइलेंट होती है, तो वहां पे प्रोविजंस किसके आ जाते हैं? वहां पे प्रोविजन आते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। तो जहां पे डीड साइलेंट हुई, विल क्विकली जंप ऑन की पार्टनरशिप एक्ट 1932 उस सिचुएशन में क्या कहता है। एंड जितने भी मेरे ये खर्चे दिख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे हम लोग इन खर्चों को टारगेट करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं वो भी काफी अच्छे से इलैबोरेशन में बताता है ये वाला चैप्टर। तो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सारे एक एक आइटम को डिस्कस करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से फंडामेंटल्स को खत्म करते जाएंगे। सो इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था और हमेशा बोलता हूंगा कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कंसिस्टेंसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो प्लीज गाइज, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, you just have to be consistent. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.